अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, ये स्टूडेंट वीजा वालों के बारे में ही है, ओवर वर्क के बारे में। कि एक नेपाली था यहाँ पर और स्टूडेंट वीजे पे था जापान में। अभी ये थोड़ा टाइम पहले की बात है, अभी ये मार्च 2021 है, समझे 5-6 महीने या 8 महीने पहले की बात है। तो स्टूडेंट वीजे पे था तो ओवर वर्क किया उसने, यानी कि जापान में नॉर्मली 28 घंटे स्टूडेंट वीजे वाले को काम करने की इजाजत है लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे। अगर इससे ज्यादा काम करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर सैलरी का जो भी हिसाब होता है ये गवर्नमेंट ऑफिस को बताते हैं, उसमें से आपका टैक्स कटता है तो पता चल जाता है वहां पर। तो वीजा जो है वो फिर रीन्यू नहीं होता, चाहे स्टूडेंट का ही रीन्यू करना हो या फिर किसी कंपनी से वीजा लेना हो, तो फिर वो वीजा बिल्कुल भी नहीं मिलता, 100% वो वीजा नहीं मिलता। क्योंकि जब रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर जापान इमिग्रेशन जो है ये वीजा बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ये लोग बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं कि जब आप एक रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर जापान में रहने का कोई मकसद नहीं है, आप जाओ अपनी कंट्री में और अपने रूल को फॉलो करो। ये नॉर्मल सा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, इससे पहले भी हो चुके हैं और मजीद भी होते ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग हो गए या फॉरेनर जो भी हैं वो यहाँ पर, क्योंकि अखराजात भी ज्यादा है, कुछ अखराजात की वजह भी होती है और फिर साथ में पैसों का भी होता है कि पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं कि 1000 या 1100-1200 येन तो नॉर्मल सैलरी यहाँ पर मिलती है। तो चलें भाई थोड़ा सा काम ज्यादा कर लेते हैं, साथ में पढ़ते भी रहते हैं और साथ में कुछ इनकम भी हो जाए। लेकिन जब एक रूल है 28 घंटों का तो उससे ऊपर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें दूसरा तरीका ये भी लोग करते हैं कि कुछ काम जो है वो 28 घंटे के अंदर यानी कि 28 घंटे का काम जो है वो पैसे वो शो करवा देते हैं सैलरी अपनी, और बाकी के पैसे जो हैं वो बाई हैंड लेने की भी कोशिश करते हैं। तो भाई ये काम चलता तो है कुछ जगहों पर, कुछ कंपनियां ये तरीका भी करती हैं, क्योंकि जो कंपनियां बंदे हायर करती हैं वो भी ज्यादातर गैर मुल्कियों की कंपनियां हैं, जैसे ब्राजील वगैरह हो गए, ब्राजीलियन या फिलिपाइन के लोग भी ऐसे हैं जो इस तरह से भी करते तो हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी भी किसी ने भी आपका बता दिया तो हो सकता है आपका वीजा ही कैंसिल हो जाए। तो इसलिए ये 2 नंबर तरीके से बचने की ही कोशिश करें और 28 घंटे से ज्यादा काम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें कि आप यहाँ पर जुबान सीखेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और 2 साल या 3 साल के बाद जब वीजा रीन्यू करवाने जाएंगे या कंपनी का वीजा लेने जाएंगे तो वीजा मिलेगा ही नहीं। तो फायदा क्या होगा लैंग्वेज सीखने का? कोई फायदा नहीं होगा जुबान सीखने का भी, और पूरा टाइम आपका जाया हो गया जापान में 2-3 साल। बस फिर अपनी कंट्री में जाके तो वहीं पर ही ची चा चू चा बोले जापानीज लैंग्वेज जाके। तो इसलिए एहतियात करें कि ये 28 घंटे जो है इससे ऊपर काम बिल्कुल ना करें। अच्छा, तो अब मैं उसके बारे में बता दूं मजीद, इसका मुझे अच्छे तरीके से पता है। वो नेपाली ने क्या किया, अब ओवर वर्क की वजह से उसका वीजा तो कैंसिल उन्होंने कर दिया। अब उसने एक लड़की से बातचीत की, यानी कि इंटरनेट से ढूंढ ली लड़की, और इंटरनेट से आराम से लड़कियां मिल जाती हैं, कोई इतना मसला नहीं है। चाहे लैंग्वेज नहीं भी आती तो इंग्लिश भी, जो लड़कियां इंटरनेट यूज करती हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश से भी काम चल जाता है, हो जाता है। ये काम इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, जो बंदा कोशिश करे तो काम हो जाता है। तो खैर उसने भी इंटरनेट से लड़की ढूंढी, जापानीज लड़की उसको मिल गई। लड़की की उम्र भी 22-23 साल थी, बैचलर थी। उससे उसने शादी कर ली जापान में ही, यानी कि ये वीजा जब रिजेक्ट हो गया तो इसी दौरान वो लगा हुआ था शायद कोशिश करने में, तो उसी दौरान कोई 1-2 महीने का टाइम तो मिल ही जाता है फिर भी के कंट्री आउट करने के लिए। तो उसी दौरान उसने कर ली, लैंग्वेज उसको आ गई थी अच्छी खासी। तो जापानी लड़की से बातचीत करके तो उसने शादी के लिए पेपर जमा करवा दिए, मैरिज करके तो पेपर जो है वो इमिग्रेशन में जमा करवा दिए शादी वाला वीजा के लिए। लेकिन उसका क्योंकि ऑलरेडी वीजा कैंसिल हो चुका था और लड़की जो है वो भी काम नहीं करती थी इतना खास, यानी कि इसके ऊपर लड़की का काम की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर उसकी सैलरी कुछ ठीक है, समझ ले कम से कम भी जापान के 2 लाख के आसपास सैलरी है उसको जो महीने की मिलती है, तो फिर उसके ऊपर काम जो है वो आसानी से हो जाता है। लेकिन उसकी सैलरी जो है वो कम थी, वो तकरीबन 1,40,000 या 1,30,000 के आसपास उसकी सैलरी थी, तो उसको वीजा नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जी तुम डिपोर्ट ही हो गए यहां से। अब तो अब वो उसको डिपोर्ट कर दिया। अब चले उसने शादी तो कर ली थी, ये लड़की भी अच्छी थी, ये फिर वहां गई, नेपाल में चली गई। अब नेपाल में जाके तो वही जो तरीका मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, उसमें आसान सा तरीका यही हो सकता है कि फिर कोशिश बंदा करे कि शादी हो जाए, और शादी के बाद फिर यही एक ऑप्शन रहती है कि कोई बच्चा वगैरह बन जाए, तो उसमें आसानी हो जाती है। फिर
तो अब वो लड़की वहां पर चली गई नेपाल में कि चले वहां पर जाके को 2-4 महीने रुकती हूँ, प्रेग्नेंट हो जाऊं तो फिर उसके डॉक्यूमेंट भी साथ लगा के तो हस्बैंड को स्पॉन्सर करूंगी। अब अल्लाह की करनी यही हुआ कि वहां पर वो गई तो 2-4-6 महीने तक रुकी, लेकिन प्रेग्नेंट ना हुई। वहां से वो अपना इलाज वगैरह भी करवाती रही तो कुछ ना हुआ। फिर वो वापस आ गई और यहाँ पर 2-3 महीने रुकी जापान में, और फिर दोबारा वो नेपाल गई। अब ये तकरीबन 2 महीने पहले आपसे गई है। तो मेरे दोस्त से अच्छी हंसी गपशप थी उसकी, उसने बताया था, बल्कि यहाँ तक भी बोला जी मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ दे। तो अब कौन जाए एयरपोर्ट पे छोड़ने, यहाँ से काफी एयरपोर्ट भी दूर है, 2 घंटे का ड्राइव है। क्योंकि ये कोरोना की वजह से बसें वगैरह भी उन्होंने स्टॉप कर दी हुई है गवर्नमेंट ने, ट्रेनें चल रही हैं और कोई ट्रेन जा रही है और वो भी टाइमिंग उसका कोई डिफरेंट है, कोई 2-4 घंटे के बाद जा रही है इस तरह से। बाकी पहले तो हर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद ट्रेन बसें सब कुछ थी, लेकिन कोरोना की वजह से काफी सूरत खराब हुई है, यानी कि टाइमिंग वगैरह काफी कम कर दिया गया है। तो खैर वो चली गई दोबारा, अभी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले वो दोबारा गई है। और अभी पिछले हफ्ते में ही मेरा दोस्त बता रहा था कि उसको फोन पे उसकी बात हुई, तो वो बोल रही थी कि भाई मैं यहाँ पर इलाज वगैरह तो करवा रही हूँ, हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो देखे अब वो सूरत हाल तो चले एक साइड पे है कि वो लड़की उसके साथ मुखलिस है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कुछ हो जाए और ये मेरा हस्बैंड जो है ये भी जापान वापस आ जाए। लेकिन देखे छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा मसला बना हुआ है। अभी मालूम नहीं उसका क्या होगा नेक्स्ट, वो तो पता चलेगा बाद में ही कि वो कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो प्रेग्नेंट वगैरह नहीं होती तो उसका वीजा तो 100% मिलेगा नहीं, यहाँ से कंपनी भी कोई वीजा देगी तो वो भी नहीं मिलेगा। और बाकी शादी वाला तो यही एक आसान ऑप्शन थी, और शादी वाला तो वैसे ही उसको वो भी इमिग्रेशन ने कैंसिल कर दिया कि वो नहीं दे रहे। तो इसलिए भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, चाहे पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में या जापान में भी हो, और प्रोग्राम हो किसी का स्टडी पे, चाहे वो यहाँ पर है या जापान में आने का भी प्रोग्राम हो स्टडी वीजे के ऊपर, तो भाई कोशिश करें कि 28 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी काम ना करें एक हफ्ते में। एक हफ्ते में सिर्फ 28 घंटे काम अलाउ है और ये लीगल है, इस पे कोई मसला नहीं है। जितने पैसे भी आपके बनेंगे, चाहे थोड़े ही इनकम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन इसके ऊपर आप फोकस रखें तो ये सबसे बेहतर है। आपका ही फायदा है, इसमें मेरा कोई फायदा या नुकसान नहीं है, आपका ही फायदा और नुकसान होगा। बाद में फिर पछताने से बेहतर है कि एक बार इसके ऊपर अमल कर लें। 1 साल का अगर स्टडी वीजा है तो 1 साल में आप लैंग्वेज वगैरह अच्छी तरह सीख लेंगे और बाद में आराम से आप जितनी भी जिंदगी है आप आराम से गुजारें, काम करते रहें, वीजे वगैरह सब चलते रहेंगे सिलसिले पूरी जिंदगी। अगर जितनी बाकी है फिर इंशाल्लाह कमाने ही है, तो ये साल 6 महीने या 2 साल जो है ये इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई मसला ना बने। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, और कुछ मजीद पूछना चाहें तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या मेरा फेसबुक पेज वॉइस ऑफ जापान पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऐड है, तो वहां पर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जितना मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।